हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी के बारे में। जो क्वेश्चन मेरे एनालिसिस में आया वो ये था कि टाटा पावर पावर प्रोड्यूसर कंपनी होके भी क्यों अपने कॉम्पिटिटर्स से वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जो मैं रेशो देख रहा हूँ वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रेशो के अकॉर्डिंग टाटा पावर इज ट्रेडिंग एट अराउंड 3 times प्राइस टू बुक, while NTPC, इंडिया की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर, इज ट्रेडिंग एट लेस देन प्राइस। इट्स ट्रेडिंग एट 0.93। तो ऐसा वेरिएशन क्यों? पहले हम समझते हैं कि प्राइस टू बुक आखिर है क्या। प्राइस टू बुक रेशो सिंपली ये बोलता है कि अगर एक कंपनी 100 रुपए की एसेट्स खड़ी करती है, 100 रुपए की एसेट्स बनाती है, तो मार्केट उसको कितना टाइम्स रिवॉर्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनटीपीसी 100 रुपए की एसेट्स बनाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो मार्केट उसका कैपिटल, मार्केट कैप अराउंड अराउंड 100 रुपए से ही बढ़ाएगा। यही अगर टाटा पावर 100 रुपीज से अपनी एसेट बढ़ाती है, तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करने के लिए 3 times तक रिवॉर्ड करेगा। उसका मार्केट कैपिटल 3 times तक इंक्रीज हो जाएगा। जो करंटली आपको 66,800 दिख रहा है, दैट कैन इंक्रीज बाय 30,000 अगर 10,000 करोड़ की एसेट्स डालता है। तो ये वेरिएशन क्यों क्यों मार्केट टाटा पावर को एक हायर रिवॉर्ड दे रहा है अगेंस्ट एनटीपीसी, जो एक अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो उसका रीज़न जानने के लिए ये वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट। सी, अगर एक कंपनी को अगर आप वैल्यू कर रहे हो, अगर एक कंपनी का समझ रहे हो को क्यों कंपनी को वैल्यूएशन ज़्यादा मिल रही है, तो उसका बिजनेस समझने से आसान कोई तरीका नहीं। तो हम यहाँ पे टाटा पावर के बिजनेस को एनालाइज करेंगे। टाटा पावर जनरेट्स अराउंड 12 GW ऑफ एनर्जी। अब हमने इसका बिजनेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, द ओल्ड बिजनेस एंड द न्यू बिजनेस। ओल्ड बिजनेस में आ जाता है आपका पावर जनरेशन थ्रू फॉसिल फ्यूल्स। जो कोल बेस्ड ये पावर प्लांट्स बनाए हैं इन्होंने ओवर द पास्ट 50-60 ईयर्स, वो आ जाते हैं आपके ओल्ड बिजनेसेस में। और कोल ट्रेडिंग, जो इसी पावर जनरेशन को को फैसिलिटेट करते हैं, वो कोल ट्रेडिंग भी इनका ओल्ड एज बिजनेस हो गया। न्यू बिजनेस जो इन्होंने खड़े किए हैं पिछले कुछ सालों में, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी, जो इन्होंने सोलर प्लांट्स, विंड, हाइड्रो प्लांट्स डाले हैं, वो उससे अब ये 4 GW ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, 50% ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो वो एक बिजनेस है। उसके अलावा इनका एक बिजनेस है सोलर ईपीसी का। ये सोलर ईपीसी बिजनेस क्या है? सही, हम जो भी ये सोलर प्लांट्स डालने की बातें होती हैं कि इस कंपनी ने इतना सोलर प्लांट डाला, तो वो कोई कंपनी बनाती है, राइट? टाटा पावर की एक सब्सिडरी है जो ये एग्जैक्टली यही काम करती है। दे पुट अप सोलर प्लांट्स फॉर अदर कंपनीज लाइक एनटीपीसी, एनसीपीआई। तो सोलर प्लांट्स डालने का बिजनेस इसमें होता है। इसके अलावा ये आप और हमारे जैसे जो कंज्यूमर होते हैं, उनके घरों पे रूफटॉप्स, वो भी ये कंपनी लगाती है। दिस इज़ अ वेरी बिग बिजनेस व्हेन यू कंसिडर टाटा पावर। और इस पूरी सोलर ईपीसी इंडस्ट्री में टाटा पावर इज अमंग द टॉप 3 आफ्टर विक्रम सोलार एंड अदर्स। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है इनका, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है सोलर ईपीसी में टाटा पावर का। जो थर्ड बिजनेस है ना, ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है। इसके पीछे की एक पूरी स्टोरी है। सो अंडर दिस बिजनेस टाटा पावर जनरली क्या करता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रही है, जो फिलहाल पिछले 50-60 सालों में एक गवर्नमेंट एंटिटी कर रही है, लाइक इन दिल्ली वी हैव दिल्ली डिस्कॉम,
राजस्थान में देर आर अजमेर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम, देर आर वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने पिछले 50-60 ईयर्स में काम तो काफ़ी किया, बट उस काम के अगेंस्ट में उन्होंने लॉसेस भी खूब किए। लॉसेस like 20-40% of their operational revenue. Exactly. They have incurred losses of 20-40% of their revenue. और ये एक every year they incur something like this. Because उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं लगाया, उन्होंने कभी कलेक्शन पे पैसा नहीं लगाया. And now this government has brought this scheme which is known as आदित्य scheme. उसके अंडर क्या होता है, उनका एम ये है कि इस 20-40% को वो ओवर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में 10-12% पे लिया है. दे वांट टू रिड्यूस दिस लॉसेस, एटीएमसी लॉसेस. तो टाटा पावर जो है दैट इज हेल्पिंग दिस डिस्कॉम कंपनीज टू ब्रिंग डाउन दीज लॉसेस. कैसे? सो टाटा पावर जब एक डिस्कॉम के साथ एग्रीमेंट करता है तो उस एग्रीमेंट में वो केपेक्स का प्रॉमिस करता है कि वी विल डू केपेक्स, लाइक ट्रांसफॉर्मर्स डालेंगे हम, लाइंस नहीं डालेंगे. वी विल इंस्टॉल स्मार्ट मीटर्स एंड वी विल ऑल्सो हैव अ टीम विच विल हेल्प इन द कलेक्शन. अगर नए कनेक्शंस आते हैं तो उन पर कलेक्शन हो. सो उन सब का मोटिव यही है इन सारे कामों का कि ये जो ऑपरेशनल लॉसेस हैं इन डिस्कॉम्स को, वो जो करंटली 20-40% ऑफ रेवेन्यूज़ हैं वो कम होकर 10-12% पे आ जाए. उसका उन्हें इंसेंटिव मिलता है. एंड आई वांट टू टेल यू दिस, ये बिजनेस में टाटा पावर इज़ द बिगेस्ट प्लेयर. इसका अजमेर डिस्कॉम के साथ एग्रीमेंट है, दिल्ली डिस्कॉम के साथ एग्रीमेंट है, मुंबई में कुछ पार्ट्स में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है अलॉन्ग विद ट्रांसमिशन, और रिसेंटली इन दिस ईयर दे हैव एक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ऑफ ओडिशा. तो ये काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है ये बिजनेस. एंड दिस इज़ बेसिकली अ सर्विस एंड अ केपेक्स ड्रिवन बिजनेस. तो मार्जिन भी बहुत इसमें हाई होते हैं. वो हम आगे देखेंगे इनका जब रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स एनालाइज करेंगे. जो चौथा नया बिजनेस है इनका वो है पावर एज अ सर्विस. इसमें आप जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाने वाले हैं वो आ सकता है. होम ऑटोमेशन का इनका एक छोटा सा डिवीजन है फिलहाल, वो आ सकता है. बेसिकली यहाँ पे ये इस सेगमेंट में इनका सोच ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी, पावर, उसको एज अ सर्विस कैसे दे सकते हैं. मतलब आप यूज़ कीजिए, उसका पेमेंट कीजिए एंड दैट्स इट. एज अ प्रोडक्ट वो कैसे बेच सकते हैं उस चीज़ को. सो ये ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं. तो ये 4 बिजनेसेस इनके नए हैं, 2 पुराने हैं. अब आप देख लीजिए कि इनका जो रेवेन्यू है वो जनरली कहाँ से आता है. टाटा पावर ने इस करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 में करीबन 33,000 करोड़ का बिजनेस किया. ऑब्वियसली एक फॉसिल फ्यूल बेस्ड इनके प्लांट्स हैं इतने बड़े, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन भी फॉसिल फ्यूल प्लांट से ही आना है. तो वो हम देख सकते हैं कि अराउंड 10,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट से ही आया है. जो रिन्यूएबल प्लांट्स हैं इनके 4 गीगावाट्स के अराउंड, उनसे 2200 करोड़ का रेवेन्यू. नाउ हियर इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट. जो मैंने आपको 2 बिजनेसेस समझाए, सोलर ईपीसी एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, look at the revenue contribution. 5,000 crore from solar EPC and 7,000 crore from transmission and distribution. The more important fact is कि यहाँ पे 5,000 करोड़ का इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया है, उसी बिजनेस से 200 करोड़ का प्रॉफिट भी आया है उसी सेगमेंट से. और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जो 7,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, उससे इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किए हैं 530 करोड़. सो यू कैन अंडरस्टैंड द मार्जिन. अगर वहीं पे मैं कंपेयर करूं फॉसिल फ्यूल के 10,000 करोड़ के रेवेन्यू, उनका प्रॉफिट मार्जिन इज नेगेटिव 214 करोड़ बिकॉज ऑफ इश्यूज इन मुंदड़ा प्लांट एंड स्टफ लाइक दैट. बट आप समझ रहे हैं कि एक सोलर ईपीसी बिजनेस और एक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ना सिर्फ इनके रेवेन्यू में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बल्कि इनके प्रॉफिट्स में भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं.
Out of the 1400 crores that they have made, 208 crore, 530 crores is due to this transmission and distribution. इसके अलावा इनका कोल ट्रेडिंग का भी बिजनेस है, जो मैंने आपको बताया, प्राइमरीली फॉसिल फ्यूल्स को, जो इनके फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट्स हैं उन्हीं का कोयला ये खरीदते हैं इंडोनेशिया से, तो उसका भी ट्रेडिंग करते हैं। उससे भी इन्होंने 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 600 करोड़ का प्रॉफिट है। बट दैट इज समथिंग विच द मैनेजमेंट इज नॉट फोकसिंग ऑन बिकॉज ऑफ CO2 emissions. तो ये दो businesses are you can say the sunrise for Tata Power, and the market is taking these kind of businesses into picture. तो अगर ये एक ओवरऑल सिनारियो है, ये इनके न्यू बिजनेसेस हैं, तो आगे क्या वे फॉरवर्ड? मैनेजमेंट बोलता है कि फॉसिल फ्यूल हम कोई भी नया कोल प्लांट नहीं लगाएंगे बाय 2030। 2030 के बाद कोई भी नया कोल प्लांट नहीं होगा। दैट इज़ गुड व्हेन ESG कंप्लायंस आ जाता है इन कंपनीज के लिए, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कंप्लायंस, तो उसमें नया कोई भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट लगाना इज़ अ बैड थिंग। सो वो अगर नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड। और ख़ासकर जो करंट प्लांट्स हैं उनके एमिशन रिड्यूस करने के लिए भी ये स्पेंड कर रहे हैं पैसा। इसके अलावा जो रिन्यूएबल बिजनेस है उसको समझते हैं, उन पे इनकी क्या प्लानिंग है। सी, जो ये रिन्यूएबल बिजनेस होता है ना, लाइक आप सोलर प्लांट डालते हो, वो जनरली एक लॉन्ग टर्म एन्यूटी बेस्ड बिजनेस होता है। लॉन्ग टर्म एन्यूटी बेस्ड मतलब ये कि आप एक टाइम पैसा डालते हो, 10-25 ईयर्स का एक PPA होता है, और आपको रेवेन्यू जनरेट होता है फॉर 10 to 25 ईयर्स। एक फिक्स्ड काइंड ऑफ रेवेन्यू, फिक्स्ड काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, और आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इट्स लाइक अ डिविडेंड इनकम दैट यू आर गेटिंग एवरी ईयर। आपको बस प्लांट का ऑपरेशनल ढंग से करना है। इसमें टाटा पावर का नज़रिया ये है कि रैदर देन हमारी कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट करके रखने के लिए फॉर 10 to 25 ईयर्स, हम जो प्रोजेक्ट लगाएंगे उनमें हम इन्वेस्टर्स लाएंगे थ्रू इन्वेट। इन्वेट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें नए इन्वेस्टर्स एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं ताकि उनको उस प्रोजेक्ट से डिविडेंड मिले। टाटा पावर को इसमें क्या फ़ायदा है? टाटा पावर इन इन्वेस्टर्स से जो कैपिटल मिलेगी उसको अपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकता है। खासकर कौन से बिजनेस में? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, जिसका मैंने आपको बताया कि उनको केपेक्स करना पड़ता है लाइंस बिछाने के लिए, ट्रांसफार्मर्स के लिए। तो वहाँ पे वो कैपिटल जो उनकी फ्री होगी वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड माइंड यू, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो अराउंड 5 to 8% पर एनम काइंड ऑफ रिटर्न्स, जबकि ये यहाँ पे आपके रिटर्न्स 10 to 15% भी हो सकते हैं अगर आप उनका AT&C लॉसेस डिस्कॉम कंपनीज का कम करो। तो ऑब्वियसली एक काफ़ी सही प्रोपोजिशन है कि अगर आप यहाँ की जो कैपिटल आपने यहाँ इन्वेस्ट की है उसको आप फ्री करें और आप उसको इन्वेस्ट करें इन अ हायर मार्जिन बिजनेस लाइक T&D। तो ये इनका एक इन्वेस्ट लाने का प्लान है इन द नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स। जो T&D बिजनेस है उसमें ये डिस्कॉम कंपनीज के लिए केपेक्स करते हैं, उनका कस्टमर बेस भी बढ़ाते हैं, उनका लॉस भी कम करते हैं। इसमें ये मैनेजमेंट बोलता है कि करंटली हम 11 करोड़ कस्टमर्स का बेस टच कर रहे हैं और हम होपफुल हैं कि इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स 30 करोड़ तक वो कस्टमर बेस पहुंच सकता है। अगर कस्टमर बेस बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा तो इनकी पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग मोर प्रॉफिट्स विल बी हायर। अब ये कस्टमर बेस को टाटा पावर टच कर रहा है थ्रू बिलिंग एंड थ्रू कलेक्शन। उनको भी मैनेजमेंट अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहा है। कैसे? जो ये पावर एज अ सर्विस बिजनेस मैंने आपको समझाया, उसमें ये रूफटॉप्स, माइक्रोग्रिड्स जो भी बिजनेस करेंगे सोलर प्लांट्स का, कहीं ना कहीं ये उन कस्टमर्स इनके थ्रू T&D बिजनेस आएंगे, उनको ये रूफटॉप्स भी पिच करेंगे, उनको ये होम ऑटोमेशन भी पिच करेंगे। तो कहीं ना कहीं
एक सेगमेंट से जो कस्टमर आएगा उनको ये 3-4 तरीके से अपने अदर सेगमेंट्स के प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यहाँ से भी प्रॉफिट बन सकता है, ये सेगमेंट भी इन द फ्यूचर एक ग्रोइंग व्हीकल बन सकते हैं कंपनी के लिए। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक काफ़ी हद तक इन्होंने प्रोग्रेस करी हुई है। इन्होंने टीवीएस, टाटा मोटर्स ऐसे ओईएम मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है एंड दे हैव अ गुड प्लान ऑफ इंस्टॉलिंग नंबर ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशंस इन मेट्रो सिटीज़ ऑन हाईवेज। तो वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट, अगेन एन्यूटी बेस्ड आप बोल सकते हैं, या पावर एज अ सर्विस मैं इसको बोलना चाहूँगा, बिजनेस जहाँ पे आप पावर यूज़ करेंगे और उसके अगेंस्ट पे पेमेंट करेंगे। तो तो सो नाउ समिंग इट अप, आप देख सकते हैं कि अगर आप टाटा पावर में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू आर नॉट एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन जस्ट अ पावर जनरेशन कंपनी, but you are also getting businesses which are more margin lucrative. The company is selling power as a service, and also company is doing a little bit for the environment by reducing emissions from old fossil fuel based plants and investing in new renewables plants. तो इन सब रीजंस की वजह से ही आई थिंक टाटा पावर का जो ये वैल्यूएशन है दैट इज अबव द पीयर्स, बिकॉज एनटीपीसी फिलहाल क्योंकि इनका कोल बेस्ड बिजनेस ही इतना ज़्यादा है कि इनको आई थिंक अगले 5 साल तक रिन्यूएबल्स में पैसा डालेंगे तो भी इनका फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन को मैच नहीं कर पाएगा। और टाटा पावर कहीं वहीं पे ही थोड़ा एग्रेसिव लीड ले रहा है। फिर आइसिंग ऑन द टॉप हो जाता है इनका ईवी पे फोकस, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को वही पसंद आ रहा है और उसी की वजह से टाटा पावर ने एक प्रीमियम वैल्यूएशन चार्ज किया हुआ है। एंड अगर ये मैनेजमेंट इसी वे पे चलता रहा और ऐसे ही नए बिजनेसेस में ग्रो करता रहा तो नो डाउट ये वैल्यूएशंस कैरी ऑन करता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम ऐसे ही बिजनेस मॉडल्स को डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगेगा। थैंक यू।